80 साल के बुजुर्ग से इश्क, फिर दर्दनाक कत्ल और लाश के टुकड़ों के साथ बिताए गए खौफनाक पल। गुनाह छुपाने के लिए शहर शहर भटकते रहे, लेकिन एक छोटी सी गलती ने खोल दी पूरी साजिश की परतें। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने इस खेल का पर्दाफाश कर दिया? जानिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरी में। हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। देहरादून में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। एक महिला जो पहले अपने पहले पति को छोड़ चुकी थी, दूसरी शादी के बाद भी अपने अफेयर में लिप्त थी। इस बार उसका रिश्ता 80 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ था। लेकिन यह सिर्फ प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि एक खतरनाक साजिश थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे ठगना था। इस साजिश में उसका दूसरा पति भी शामिल था। अभी आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर है गीता की। इसका अफेयर चल रहा था 80 साल के एक बुजुर्ग के साथ, और बुजुर्ग को ठगने के लिए, बुजुर्ग से पैसे ठगने के लिए गीता अपने पति हिमांशु के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चलती है जिसके बाद वह खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई। यह जो पूरी वारदात है, ये सुनकर आपको समझ में आएगा कि कैसे एक महिला अपने पहले पति को छोड़ती है, दूसरी शादी करती है, फिर एक बुजुर्ग के साथ संबंध बनाती है, उससे पैसे ठगने की कोशिश करती है। कितना ज्यादा शातिर दिमाग ये औरत चलाती है। दरअसल ये जो पूरी वारदात है, इसकी शुरुआत होती है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को एक निधि राठौर नाम की लड़की है। वह भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है, देहरादून पुलिस के पास, और बोलती है कि जो मेरे पिताजी हैं, वो मिल नहीं रहे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पूछा जाता है कि आपके पिता कब से गायब हैं, तो बताती है कि 7 फरवरी से वो गायब हैं। हमने पुलिस को बताया था, मतलब जो कांस्टेबल हैं, उन सबको बताया था, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, कुछ चीजें पता नहीं चली। मैं साहब आपके पास आया हूँ, पता करिए मेरे पिताजी कहाँ गए। तो पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सारी डिटेलिंग जो है पुलिस वाले लेते हैं। तो लड़की बताती है कि दरअसल जो उसके पिताजी हैं, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उनका नाम श्यामलाल है, और वो लगातार 7 तारीख के आसपास से गायब हैं। अब पुलिस को लगता है कि गायब हैं, तो फिर कहाँ जा सकते हैं, क्या घर छोड़कर चले गए? कई सारे जो प्लान हैं या कई सारे जो ख्याल हैं, वो पुलिस के दिमाग में आते हैं। अब तहकीकात करने के लिए, छानबीन करने के लिए सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, परिवार वालों से पूछा जाता है, हर किसी से पूछा जाता है। तो एक नाम सामने आता है, नाम आता है गीता का। पता चलता है कि जो ये शख्स हैं, जो गायब हो गए हैं, यानी श्यामलाल, उनकी गीता नाम की एक महिला से दोस्ती थी जो उनसे उम्र में काफी छोटी है। जब ये पुलिस को पता लगता है, तो पुलिस को पता लगाना था कि आखिर आखिरी बार ये कहाँ पर गए, किससे मिले, या जब इनको आखिरी बार किसी ने देखा। जो बोला जा रहा है कि 7 तारीख से गायब हैं, तो जिस समय ये गायब हुए उससे पहले किन किन लोगों ने इन्हें देखा। तो पुलिस इसके लिए सीसीटीवी की तस्वीरों को चेक करती है। अब जब श्यामलाल अपने घर से निकलते हैं, उनके आसपास के एरिया में जो सीसीटीवी लगा है, वहां पर वह अपनी मोटरसाइकिल पर कैप्चर होते हैं। इसके बाद पुलिस तार जोड़ती है और सारे सीसीटीवी जहां जहां वो जाते हैं, वो सारे सीसीटीवी चेक करती है। तो उन्हें पता लगता है कि श्यामलाल एक घर के अंदर दाखिल हुए हैं। अब पुलिस जब उस घर में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है कि घर किसका है, तो पता लगता है कि घर किसी और का नहीं, बल्कि गीता नाम की महिला का है, जो अपने पति हिमांशु चौधरी के साथ इस घर में रहती थी। अब पुलिस वालों को घर पता लग जाता है कि घर किसका है। वहीं दूसरी तरफ देवबंद में एक लाश मिलने की सूचना मिलती है, टुकड़ों में कटी हुई होती है, 20 फरवरी को। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, गीता के बारे में पता लगा रही थी, हिमांशु को ढूंढ रही थी कि आखिर अगर ये दोनों मिल जाएं तो श्यामलाल भी मिल जाएंगे। लंबी तहकीकात चलती जा रही थी, लंबी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि उधर 20 तारीख को लाश मिल जाती है, कट्टे के अंदर टुकड़ों में कटी हुई होती है। अब जब उस लाश को देखा जाता है और उसका मिलान किया जाता है, तो पता लगता है कि वह लाश किसी और की नहीं, बल्कि श्यामलाल की है। बेटी को शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है। निधि मौके पर पहुंचती है, लाश को देखती है और बताती है कि हाँ, ये मेरे पिताजी श्यामलाल हैं। अब साफ तौर पर पुलिस का शक, पुलिस का डाउट पूरी तरीके से पुलिस को पक्का हो जाता है।
कोई और नहीं बल्कि गीता और उसका पति जो इसके साथ रहते थे वो शामिल हैं, क्योंकि वो घर से गायब हैं। और आखिरी बार जो सीसीटीवी की तस्वीर है वो भी ये बता रही है कि बाइक से यह श्यामलाल जो हैं वो गीता के घर ही आए हैं। अब यह सारी चीजें जब पुलिस को पता लगती हैं तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अब इन दोनों को पकड़ना था, क्योंकि ये दोनों तो भागे हुए होते हैं। इन पर 25 से 25,000 का इनाम घोषित कर दिया जाता है। लगातार पुलिस इनके पीछे पड़ी रहती है। यूपी पुलिस हर तरीके की कोशिश करते हैं, जहां जहां भागते हैं इन्हें ट्रैक किया जाता है, इनके रिलेटिव से पूछा जाता है, हर तरीके से तहकीकात होती है और तब जाकर ये पकड़ में आ जाते हैं। हाल ही में देहरादून की पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लेती है और इनसे पूरी पड़ताल की जांच की तो अलग ही कहानी निकलकर सामने आई। दरअसल गीता ने जो पूरी कहानी बताई, जो आरोपी है, जो हत्यारिन है, उसने पूरी कहानी यह बताई कि उसका 12 साल से जो श्यामलाल है, जो बुजुर्ग आदमी है, उसके साथ अफेयर चल रहा था और इसी वजह से उसका जो पहला पति था उसने इसे छोड़ दिया। तब यह अलग आकर रहने लगी अपनी बेटी के साथ। फिर धीरे धीरे इसे हिमांशु नाम के एक लड़के से प्यार हुआ जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और फिर पिछले साल यानी साल 2024 में दोनों ने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जो गीता है उसने श्यामलाल को छोड़ दिया। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो हिमांशु है यानी जो इसका पति था दूसरा, वह एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और उसके पास पैसे नहीं थे। वह कई बार ड्रॉप आउट कर चुका था, पैसे की कमी आ रही थी और इसीलिए जो गीता है वह अपने शातिर दिमाग से प्लान बनाती है और बोलती है कि क्यों ना हम श्यामलाल को ठग लें, उसके पास प्रॉपर्टी है, अच्छे रुपए हैं और ऐसा करते हैं, मेरा उसके साथ अफेयर भी था, मैं उसे घर बुलाऊंगी, फिर उसे ब्लैकमेल करेंगे और पैसे ऐंठ लेंगे। हिमांशु पूरी तरीके से इसमें साथ देता है और प्लानिंग के मुताबिक पूरी तारीख तय करने के बाद प्लानिंग के मुताबिक ये लोग श्यामलाल को अपने घर बुलाते हैं, यानी गीता अपनी बातों में बहला फुसलाकर श्यामलाल को इनवाइट करती है कि आज आप मेरे घर पर आइए, हम बातें करेंगे, खाना खाएंगे। श्यामलाल मान जाता है क्योंकि वह पहले इसके साथ रिलेशन में था। वह जैसे ही घर पहुंचता है श्यामलाल को आभास होता है कि एक और आदमी गीता के घर में छुपा हुआ है और श्यामलाल को शक होता है कि हो ना हो गीता मेरे साथ कोई स्वांग रच रही है, गीता मेरे साथ कुछ गलत करने वाली है। और इसी वजह से श्यामलाल वहां से भागने लगता है कि तभी हिमांशु और गीता मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। श्यामलाल चिल्लाता है, कोशिश करता है भागने की, पर ये दोनों उस पर काबू पा लेते हैं और उसका गला दबाना शुरू कर देते हैं। अब इस पर जो गीता है उसके हाथ नहीं कांपते और वह गला दबाती रहती है श्यामलाल का जब तक वह मर नहीं जाता। और जैसे ही श्यामलाल मरता है वैसे ही गीता मुस्कुराती है और फिर कहती है, अब आगे क्या करना है। अब मर्डर हो जाने के बाद करीब 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, तब गीता अपने भाई को कॉल करती है और बताती है कि मुझसे मैंने एक आदमी का कत्ल कर दिया है और हिमांशु को भी यह बात पता है। तुम एक बार घर आ जाओ और बताओ हमें आगे क्या करना है। करीब 2 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद जो भाई है वह और उसका एक साथी दोनों गीता के घर पहुंचते हैं। वहां पर लाश को देखते हैं और वे सोच रहे होते हैं कि आखिर इस लाश को ठिकाने कैसे लगाना है कि तभी जो पति यानी हिमांशु चौधरी जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था वह गीता को आइडिया देता है। वह गीता से कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें पता है जब किसी का कत्ल हो जाता है, जब कोई लाश बन जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद अगर बॉडी को काटा जाए तो खून नहीं निकलता, खून जम जाता है। यह सुनकर गीता खुश हो जाती है। गीता को लगता है कि अब हम इस लाश को बड़े ही आसानी से छुपा सकते हैं। और तब जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था पति यानी हिमांशु चौधरी, वह बड़ी बेरहमी से श्यामलाल की लाश को टुकड़ों में काटता है, फिर उन्हें बोरी में भरता है और इसके बाद जो गीता का भाई आया था वह और उसका जो साथी था वह कार में ले जाकर जो लाश के टुकड़े थे उन्हें एक नहर में फेंक देते हैं। और इसके बाद वापस आकर जो बाइक थी जिसके जरिए श्यामलाल गीता के घर पहुंचा था उसकी कुछ चीजें चेंज करते हैं, कुछ कलर मिटाते हैं, स्क्रैचेज मारते हैं, नंबर प्लेट गायब करते हैं और फिर एक लावारिस जगह पे ले जाकर इस बाइक को खड़ा फेंक देते हैं। अब पुलिस जब यह सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उसी बीच में उन्हें बाइक मिल जाती है, वह लाश मिल जाती है क्योंकि वह टुकड़े मिलते हैं। जब दोनों को जोड़ा जाता है, सीसीटीवी को जब देखा जाता है तब सारे डाउट्स क्लियर होते हैं
और एक एक करके पूरी कहानी सामने आ जाती है। फिलहाल जो पुलिस है, उन्होंने चारों आरोपी मतलब जिन जिन साथियों ने लाश को ठिकाने लगाया, बाइक को छुपाया, जो बताया जा रहा है कि गीता का भाई है, उनको अरेस्ट कर लिया। और साथ ही साथ गीता और हिमांशु दोनों अरेस्ट हो गए हैं, क्योंकि गीता ने बड़ी बेरहमी से श्यामलाल का कत्ल किया और हिमांशु ने बड़ी ही बेरहमी से उनके टुकड़े किए थे। और साथ ही साथ जो दो लोग अरेस्ट हुए, उन्होंने लाश को छिपाने का काम किया, इस अपराध में पूरा पूरा योगदान दिया। ये लंबे समय से दोनों फरार थे, पुलिस को चकमा दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बहुत ज्यादा एक्टिव होकर पुलिस ने दोनों आरोपियों को, जो इतने शातिर हैं, एक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, इतने ज्यादा शातिर हैं ये दोनों, इन्हें पता था कि हम कत्ल कर रहे हैं तो कैसे छिपाना है और पुलिस को कैसे बेवकूफ बनाना है। ये दोनों भी अब पुलिस के शिकंजे में हैं और पुलिस इस पूरे केस में अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। यह कहानी लालच, धोखे और अपराध की भयावह हकीकत को उजागर करती है। एक महिला अपने स्वार्थ और पैसों के लालच में न सिर्फ अपने पति के साथ मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देती है, बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए भी चालाकी से भागती रहती है। लेकिन अपराध कितना भी शातिराना क्यों न हो, कानून के लंबे हाथ अपराधियों तक जरूर पहुंचते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि लालच और अनैतिक संबंधों की दलदल में गिरकर कोई भी व्यक्ति अपना और दूसरों का जीवन बर्बाद कर सकता है। रिश्तों में विश्वास और नैतिकता की अहमियत को बनाए रखना ही सही राह है। अपराध का रास्ता आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे ही ले जाता है।